इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चाइना से पाकिस्तान को होने वाले नए वेपन्स के सेल के बारे में, जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं। ये जो नया वेपन सिस्टम है इसमें 5th जनरेशन फाइटर्स हैं, अवैक सिस्टम है और BMD लेवल के जो ADS है HQ-19 के रूप में उनका इंक्लूजन किया गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पब्लिश की है कि उनके अंदर में ये चीजें आ रही हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहे जैसे भी हो, लेकिन जो एक पॉसिबिलिटी है वो जरूर बन सकती है। तो इनके क्या इम्प्लीकेशन होंगे स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या भारत ने उनके युद्ध विराम की बात मानकर सही किया, तो इन सभी चीजों पे हम बात करेंगे। और आने वाले टाइम में जो तैयारी है पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से वो किस तरह की रहेगी, क्या हम टेक्निकल सुपीरियरिटी मेंटेन कर पाएंगे या फिर जो एज अभी है वो हम बनाए रख पाएंगे, तो उन सबको हम कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं इन ऑफरिंग से, जिसमें 40 के नंबर में जो J-35 है वो पाकिस्तान प्रोक्योर कर सकता है, ऐसे क्लेम किए जा रहे हैं। तो जो पॉसिबिलिटी है कॉम्बैट रेडीनेस होने की, डिप्लॉय होने की, वो 2029-30 से पहले की बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज के लिए सुनिश्चित रहा जा सकता है कि वो चीज अगले 4-5 साल से पहले नहीं आने वाली। तब तक हमने काफी कुछ जो प्रोग्रेस है एटलीस्ट MK Mark 1A पे वो हम कर चुके होंगे। और वैसे भी जो अगर आपके एडवर्सरी हैं वो 5th जनरेशन फाइटर प्रोक्योर कर रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए जो सुटेबल दूसरे एलिमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। जैसे कि इस केस में जो VHF UHF रेडार है वो IAF प्रोक्योर कर रही है, ग्रिड को बना रही है। 6 ऑलरेडी ऑर्डर हो चुके हैं। जो सेकंड VHF रेडार है वो Q3 में डिलीवर होता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी जो DRD और BL के VHF रेडार है वो भी तैयार है, उसके भी ट्रायल कंडक्ट किए जा रहे हैं। तो अगले 2 सालों में वो भी प्रोक्योर होता हुआ दिखेगा। तो जो एक फ्रंट है उस पर आप तैयारी कर रहे हो, जो एज आप मेंटेन रखोगे 5th जनरेशन फाइटर को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो चीज आप मेंटेन करने जा रहे हो। तो एक पहला फ्रंट हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करने से पहले जो रिक्वायरमेंट है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की भारत के केस में, वो समझना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह के स्ट्राइक 7 तारीख को IAF ने कंडक्ट की थी, अगर इन फ्यूचर वैसे स्ट्राइक करने की जरूरत आपको पड़ती है तो जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होंगे वो बेस्ट सूटेड होंगे इस तरह के मिशंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे जो एयर स्पेस है वो कंटेस्टेड है, कहीं आपको दूर ट्रैवल नहीं करना, कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पे ही जो IB है वो आपको क्रॉस करना पड़ जाता है। और दोनों ही तरफ जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो डिप्लॉयड है, तो काफी प्रोटेक्टेड एरिया में आप ऑपरेट कर रहे हो। और इस तरह के गार्डेड बैटलफील्ड में ऑपरेट करने के लिए जो कि स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है उसका होना जरूरी है। ये इसलिए नहीं है कि उधर पाकिस्तान के पास इस तरह के एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, जरूरी इसलिए है कि अगर आपको पहला अटैक करना है तो अगर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आपके पास हुआ तो एडवांटेजेस रहेगा। नहीं तो इस तरह के अटैक करने से पहले जो एनिमी है वो आपको एंटिसिपेट कर रहा होता है और कहीं न कहीं जो ट्रैकिंग है आपके एयरक्राफ्ट की वो कर रहा होता है। तो जैसे जो आपके एयरक्राफ्ट है वो हवा में होंगे, पॉसिबिलिटी है कि जो एनिमी के लॉन्ग रेंज रडार है वो आपको ट्रैक कर सकें। उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो 5th जनरेशन के फाइटर्स हैं वो क्रूशियल हो जाते हैं, जो कि साइलेंटली अटैक को लॉन्च कर पाएंगे। वो चीज यहाँ पे 7 तारीख को हो सकती थी अगर जो सेड मिशन है वो IAF ने किया होता। प्रॉब्ली वो जो एक मिस्टेक है वो IAF से हुई, वो एस्केलेट नहीं करना चाह रहे थे, तभी जो सेड और डेड मिशन है वो उस दिन नहीं किया गया। डायरेक्ट जो अटैक है टेररिस्ट हाइडआउट पे वो किया गया। तो ऐसे मिशंस करने के लिए जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं वो क्रूशियल हो जाते हैं। और उस चीज को भी फिलहाल के लिए एक और जो फ्रंट है उससे कवर किया जा सकता है तत्कालीन प्रभाव के लिए। तो यहाँ पर आपको जरूरी ये है कि जो HAL का कैट्स प्रोग्राम है उसमें जो विंगमैन है, वॉरियर है, उसको आपको जितनी जल्दी हो सके डिप्लॉय करने की आवश्यकता है, ऑपरेशनलाइज करने की आवश्यकता है। और वहाँ पे कोशिश ये होनी चाहिए कि ये जो प्लेटफॉर्म है उनमें से एक को क्षमता दी जाए कि वो एयर टू एयर मिसाइल भी फायर कर पाए या फिर जो लाइट क्रूज मिसाइल है वो फायर कर पाए। तो ऐसी कैपेसिटी अगर आप बना लेते हो तो उस तरह के प्लेटफॉर्म पे क्षमता होगी कि वो स्टेल्दी भी रहेगा, और जो उसकी डायमेंशन है वो इस प्रकार की है कि वो उसको ऑटोमेटिक स्टेल्दी बनाएगा। तो वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप जल्द से जल्द तैयार कर सकते हो MK से बहुत पहले। क्योंकि जो पॉसिबिलिटी आने वाले टाइम में कि जो फाइटर जेट है, मैन्ड एयरक्राफ्ट है, उनसे आप अटैक प्लान करो वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी है इवॉल्व होगी तो वो चीजें कम होती जाएगी। और भारत की कोशिश ये रहेगी कि जितना इन्वॉल्वमेंट हो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का, मैन एंड मैन टीमिंग का, वो हम करेंगे, तब जो टेक्नोलॉजिकल एज है वो मेंटेन रहेगा। सो कैट्स प्लेटफॉर्म में ज्यादातर जो सिस्टम होंगे वो एयर टू ग्राउंड वेपन लॉन्च कर रहे होंगे, 100 जैसे प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे होंगे। लेकिन अगर कुछ जो वेरिएंट है वो एयर टू एयर मिसाइल फायर कर पाए या फिर जो लाइट वेट क्रूज मिसाइल है उनको लॉन्च कर पाए तो वो आपके लिए एडवांटेजेस होगा। तो एनिमी के स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को काउंटर करने के लिए ये एक माध्यम हो सकता है शॉर्ट टाइम के लिए। अगर थर्ड पॉइंट की बात करेंगे तो जो हमारा रडार नेटवर्क है वो एक कंजंक्शन में रहता है, एक नेटवर्क में रहता है। तो जो उड़ा लूप है थ्रेट की रिपोर्टिंग है उसमें टाइम कम लगेगा और आप प्रिपेयर रहोगे थ्रेट को काउंटर करने के लिए। आने वाले समय में जो काम है फोटोनिक रडार्स पे वो भी DRDO कर रही है। सो जो गैप है टेक्नोलॉजिकल गैप वो हम मेंटेन करके रखेंगे, ये पॉसिबिलिटी बनते हुए दिख रही है। यहाँ पे कुछ अननोन नंबर में जो KJ-500 अवैक सिस्टम है, चाइनीज अवैक सिस्टम, वो भी पाकिस्तान प्रोक्योर कर रहा है। उनके जो 2 अवैक सिस्टम है ऑलरेडी हम डिस्ट्रॉय कर चुके हैं, तो अभी उसको देखते हुए जो एडिशनल अवैक सिस्टम है वो चाइना से वो प्रोक्योर कर रहे हैं। और यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो PL-17 मिसाइल है, लॉन्ग रेंज की एयर लॉन्च मिसाइल, वो भी पाकिस्तान के पास वो देने वाले हैं। तो उसके क्यूइंग के लिए प्रॉब्ली जो KJ-500 है वो कंजंक्शन में काम करेगा।
तो ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये इनके पास एक एज दे सकता है जो कि हमारे अदर सिस्टम के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन इस तरह के प्लेटफॉर्म को काउंटर करने के लिए जो रक्षा कवच नेटवर्क है उसमें और एलिमेंट जुड़ेंगे और जो डेडिकेटेड आई स्टार सिस्टम्स हैं उनका आना जरूरी है। तब जो एक एज है वो आप मेंटेन कर पाओगे। और भारत की तरफ से जो 350 किलोमीटर रेंज के मिसाइल्स हैं जैसे कि गांडीव हो गया, अस्त्र मार्क 3, सो वो भी आते हुए दिखेगा। अगले 2 से 3 सालों में जो ट्रायल है वो जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे, उसकी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो वो प्लेटफॉर्म में टेक्निकल एज मेंटेन करके चलेगा तो वहाँ पे IAF के पास एडवांटेज होगा। जहाँ तक बात है एयर डिफेंस सिस्टम की, तो जिस तरह का जो परफॉर्मेंस रहा है HQ9 का अभी हाल के कॉन्फ्लिक्ट में, तो कहीं न कहीं जो इम्प्रूवमेंट है वो चाइना इस तरह के प्लेटफॉर्म पे करके देगा पाकिस्तान को, क्योंकि वो अपने प्लेटफॉर्म को इधर दे ही इसलिए रहा है कि जो उनके टेक्नोलॉजी का लेवल है वो पता चले और वो इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर HQ19 की यहाँ पे बात हो रही है तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है और जो लिमिटेड एंटी सैट रोल है वो ये परफॉर्म कर सकता है। तो ये लॉन्ग रेंज वेरिएंट है HQ9 का ही, जिसको MRBM को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। जहाँ तो जो पॉसिबिलिटी है MRBM को काउंटर करने की वो मिड कोर्स में करेंगे। लेकिन अगर बात करेंगे इसके परफॉर्मेंस की तो तक रियल वर्ल्ड सिनेरियो में कोई भी जो रिजल्ट है परफॉर्मेंस है वो सामने नहीं है। इस तरह के जो सिस्टम है वो इवेट किए जा सकते हैं अगर जो इनकमिंग मिसाइल है वो मैन्यूवरेबल है, उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है वो बैलिस्टिक नहीं है, स्पेशली जो कॉम्प्लेक्स ट्रेजेक्ट्री है टर्मिनल फेज में वो रहती है, तो इस तरह के सिस्टम को डिफीट कर सकते हैं। और उस केस के लिए जो हमारे पास ध्वनि है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वो आने वाले टाइम में आते हुए दिखेगा। जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स हैं वो इसको डिफीट कर रहे होंगे। अगर आप रेगुलर मिसाइल से भी अटैक करते हो और सैचुरेशन अटैक करते हो, मल्टीपल अटैक करते हो, तो इस तरह के सिस्टम को इवेट किया जा सकता है। भारत का प्रलय मिसाइल है जो क्वाजी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है, वो इसको डिफीट कर सकता है, क्योंकि जो उसकी भी जो ट्रेजेक्ट्री है वो प्रॉपर बैलिस्टिक नहीं है। तो उस केस में उसको भी इंटरसेप्ट करना, ट्रैक करना उतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर जो गेम है वो कैट एंड माउस का रहेगा। लेकिन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के केस में या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के केस में वो कंप्लीटली डोमिनेट करेगा इस तरह के सिस्टम्स को। तो कहीं ना कहीं जो टेक्निकल एज है वो भारत मेंटेन करने जा रहा है, क्योंकि जो सभी सिस्टम है वो अगले 5 से 6 सालों में इंडक्ट होते हुए दिखेंगे। और जिस तरह का अप्रोच पाकिस्तान कर रहा है, जो पाकिस्तान इस तरह के प्लेटफॉर्म पर क्योर कर रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं भारत को पुश करेगी, होपफुली पुश करेगी कि जो भी DRDO के इस तरह के एडवांस प्लेटफॉर्म अंडर डेवलपमेंट है उनको एक्सेलरेशन मिले। और कहीं ना कहीं एमका पे जो पेस है वो भी आता हुआ दिखेगा। अगर जो J-35 है वो पाकिस्तान प्रोक्योर करता है तो इधर से भी जो पुश है वो जरूर आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक बात है कि तत्कालीन समय के लिए F-35 को या फिर Su-57 को प्रोक्योर करने का, तो उससे अभी भारत को बचना चाहिए। अभी जो फोकस है फंड है वो एमका पे लगाना चाहिए। और वैसे भी अगर आप वो प्लेटफॉर्म प्रोक्योर करते हो तो 4 या 5 साल से पहले वो नहीं आने वाले, तो कहीं ना कहीं जो टाइम है वो 2829 जाएगा ही, 2028-29। तो उतने में जो अगर पुश है वो एमका पर दिया जाता है, IAF के लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर एक लिमिटेड नंबर में जो मॉडर्न स्टेल्थी एयरक्राफ्ट है, अगर वो आपको मिलता है तो भारत को प्रोक्योर करना चाहिए। जो 1 से 2 स्क्वाड्रन है वो फिलहाल के लिए भारत प्रोक्योर कर सकता है, जिससे कि जो हमारे VHF रेडार है उनको हम वहाँ पे ट्रेन कर सकें। जो डेटा बेस है 5th जनरेशन फाइटर का RCS को लेके, उस पर रेडार को हम ट्रेन कर पाएंगे, जो नॉइज है वो कम मेंटेन कर पाएंगे। तो पर्टिकुलरली ट्रेनिंग पर्पज के लिए, चाहे वो रेडार के लिए हो या फिर क्रू के लिए हो, आप 1 से 2 जो स्क्वाड्रन है मॉडर्न स्टेल्थी एयरक्राफ्ट के प्रोक्योर करने को देख सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।